Hello guys and welcome to our YouTube channel Law and Order. So today we are diving into the landmark case of Rudul Shah versus State of Bihar. This is a pivotal moment in Indian legal history that redefined the protection of fundamental rights and compensation for wrongful detention. So let's start. अब बात करते हैं हम केस के इंट्रोडक्शन के बारे में। तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का केस है जिसका जजमेंट 1 अगस्त 1983 को आया था, जिसमें जजेस थे वाई चंद्रचूड़, अमरिंद्रनाथ सेन एंड रंगनाथ मिश्रा। अब देखते हैं फैक्ट्स ऑफ द केस। रुदुल शाह वाज अरेस्टेड इन बिहार ऑन द चार्जेस ऑफ मर्डर. ही वाज सब्सिक्वेंटली ट्राइड एंड द ट्रायल लास्टेड फॉर सेवरल ईयर्स. रुदुल शाह जो है वो जेल में थे, उनके ऊपर उनकी वाइफ के मर्डर का चार्जेस लगा हुआ था। वो ट्रायल काफ़ी सालों तक चलता रहा, बट ऑन 3 जून 1968 रुदुल शाह को सारे चार्जेस से कोर्ट ने जो है वो एक्विटेट कर दिया, फ्री कर दिया। बट कोर्ट के डिसीजन के बाद भी उनको जेल से नहीं छोड़ा गया, यानी कि जेल अथॉरिटी ने उनको जो है वो छोड़ा नहीं। अब उनको एडिशनल 14 ईयर्स तक जेल अथॉरिटी ने रुदुल शाह को जो है वो प्रिजन में रखा। ये जो उनका डिटेंशन था, ये उनका वायलेशन करता था राइट्स का। अब रुदुल शाह ने 1982 में सुप्रीम कोर्ट को एक लेटर लिखा और उसमें उन्होंने बताया कि कैसे उनके चार्जेस फ्री होने के बाद भी उन्हें एडिशनल जो है वो 14 ईयर्स तक अभी तक जो है वो जेल में रखा गया है। ये लिखते हुए रुदुल शाह ने फाइल की एक हिबियस कॉर्पस की पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में। अब आगे सुप्रीम कोर्ट ने जब केस देखा तो उन्होंने इसको एज अ रिट पिटीशन जो है वो फाइल कर लिया। अब कोर्ट के सामने इश्यूज क्या फ्रेम हुए? द फर्स्ट इशू इज द कोर्ट वॉज फेस्ड विद द क्वेश्चन दैट वेदर द पिटिशनर इज एंटाइटल्ड टू कंपनसेशन अंडर द एम्बिट ऑफ आर्टिकल 32 of the Indian Constitution. The second one is, does the right to compensation for unconstitutional detention fall under the provisions of Article 21? And third one is, can the citizen of India avail the defenses against the arbitrariness of the state? इन्हीं तीनों जो है वो इश्यूज़ को ध्यान में रखते हुए आगे जो है वो आर्ग्यूमेंट्स हुए पिटिशनर की तरफ से, रेस्पोंडेंट की तरफ से, एंड देन जो है वो कोर्ट ने अपना जजमेंट सुनाया। अब हम देखते हैं पिटिशनर ने किन किन पॉइंट्स पे जो है अपना कंटेंशन रखा। सबसे पहला जो कंटेंशन था पिटिशनर का वो था इनका इलीगल डिटेंशन के ऊपर। इन्होंने बोला, रुदुल शाह आर्ग्यूड दैट हिज डिटेंशन फॉर 14 ईयर्स after being acquitted by the court was illegal and unconstitutional. He emphasized that his continued imprisonment violated the principle of a personal liberty as enshrined in Article 21 of the Indian Constitution. यानी कि बेसिकली इन्होंने बोला कि जो इनका डिटेंशन है 14 ईयर्स का वो इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जिससे कि इनका आर्टिकल 21 जो पर्सनल लिबर्टी की बात करता है वो वायलेट हो रहा है। सेकंड, इन्होंने यहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट रखा, ये आर्ग्यूमेंट था वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट का, ही जो अभी हमने देखा कि आर्टिकल 21। यहाँ पे उन्होंने कंटेंट किया कि हिज प्रोलॉन्ग डिटेंशन वाज अ ग्रॉस वायलेशन ऑफ हिज फंडामेंटल राइट्स, एंड आर्टिकल 21 जो है वो बात करता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, एंड हिज एक्सटेंडेड इम्प्रिजनमेंट विदाउट एनी लीगल बेसिस ब्रीच दिस कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी। इनका थर्ड जो कंटेंशन था वो था इन्होंने रखी थी डिमांड फॉर इमीडिएट रिलीज, यानी कि उनको तुरंत अब जेल से रिहा कर दिया जाए। द प्राइमरी प्ली इन हिबियस कॉर्पस पिटिशन वॉज फॉर हिज इमीडिएट रिलीज फ्रॉम अनलॉफुल डिटेंशन. ही आर्ग्यूड दैट देयर वॉज नो लीगल जस्टिफिकेशन फॉर हिज कंटिन्यूड इम्प्रिजनमेंट आफ्टर बीइंग एक्विटेड, यानी कि उनको जब जेल से रिहा कर दिया गया है तो उसके बाद जेल अथॉरिटी को उनको इम्प्रिजनमेंट को कंटिन्यू करने के लिए उनके पास कोई भी लीगल जस्टिफिकेशन नहीं है। The fourth contention is about compensation. उन्होंने जो compensation claim करना था वो। Shah's petition also sought compensation for the unlawful detention. He argued that merely ordering his release would not suffice to remedy the injustice and suffering he had endured
compensation was necessary to acknowledge that redress the wrong done to him. यानी कि उन्होंने बोला कि जो इनजस्टिस उनके साथ हुआ है वो तो कम नहीं हो सकता, लेकिन कंपनसेशन से जो है वो उनका थोड़ा सा जो उनके साथ गलत हुआ है वो हल्का फुल्का कहीं कंपनसेशन दे के थोड़ा उनको सफरिंग से जो है वो रिलैक्स मिल सकता है. एंड जो लास्ट कंटेंशन उन्होंने की थी ये थी अकाउंटेबिलिटी फॉर स्टेट एक्शन, यानी कि उन्होंने स्टेट के एक्शंस को भी नेग्लिजेंस बताया, लाइक एडमिनिस्ट्रेटिव नेग्लिजेंस. So the petitioner cited that the state of Bihar should be held accountable for the administrative negligence and judicial lapses that led to his prolonged detention. He argued that the state's failure to release him in a timely manner represented a serious breach of duty and responsibility. So ये पांचों जो है कंटेंशन वो जो है रुदुल शाह के द्वारा कोर्ट में पेश किए गए. नाउ डिफेंडेंट ने अपने आप को डिफेंड करते हुए कंटेंशन दिया. फर्स्ट तो उन्होंने बोला कि द petitioner was kept in jail as per the order of the authorities passed by the additional session judges, which stated that his release should be sanctioned only after there is a sanction from the state government and Inspector General of Prison. यानी कि डिफेंडेंट ने अपने आप को जस्टिफाई करते हुए कहा कि जो एडिशनल सेशन जज हैं उन्होंने अपने स्टेटमेंट में ये बोला था कि उनको सैंक्शन जब भी मिलेगा जब स्टेट गवर्नमेंट और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन का जब है उनका रिलीज जो है वो सैंक्शन कर देगा. एंड द सेकंड वन इज स्टेट ऑफ बिहार अटेम्प्ट टू जस्टिफाई शाह's continued detention by suggestive procedural lapses or administrative reasons. They might have argued that his release was delayed due to bureaucratic inefficiencies और miscommunication within the prison and judicial system. So इन तरीके से वो अपने आप को जो है डिफेंड करने की कोशिश कर रहे थे. नाउ अब इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट जो है वो रुदुल शाह के फेवर में दिया. ठीक है, रुदुल शाह के फेवर में ही जजमेंट आया था इस केस में. उन्होंने बोला द इमीडिएट रिलीज ऑफ रुदुल शाह फ्रॉम जेल. The court held that his continued detention for 14 years after his acquittal was completely illegal and a gross violation of his fundamental rights to personal liberty under Article 21 of the Indian Constitution. And the Supreme Court also directed the state of Bihar to pay Ruddul Shah a compensation for the violation of his fundamental rights. So basically यहाँ पे जो है वो कोर्ट ने जो है जस्टिस की डिग्निटी को प्रोटेक्ट करते हुए रुदुल शाह के फेवर में केस दे दिया. अब हम देखते हैं व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ दिस केस. सो बेसिकली दिस केस is a landmark judgment in the annals of the Indian jurisprudence. This case is setting a powerful precedent for the protection of fundamental right and the accountability of the state. So यहाँ पे कुछ 4-5 चीज़ें निकल के आई हैं इस केस से रिलेटेड. जैसे कि सबसे फर्स्ट तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने जब जजमेंट दिया था तो उसमें उन्होंने रिकॉग्नाइजेशन ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म की बात की थी. किस लिए? टू प्रोटेक्टिंग इंडिविजुअल्स लिबर्टीज एंड इंश्योरिंग जस्टिस. दूसरा उन्होंने यहाँ पे वायलेशन जब होगा राइट्स का तो कंपनसेशन दिया. आर्टिकल 21 को जो है स्ट्रेंथ प्रोवाइड की. स्टेट की अकाउंटेबिलिटी के बारे में बात की, यानी कि स्टेट मस्ट बी विजिलेंट एंड रेस्पॉन्सिव इन अपहोल्डिंग द फंडामेंटल राइट्स. एंड द लास्ट यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के बारे में भी बात की टू प्रिवेंट सच ग्रॉस मिसकैरेज ऑफ जस्टिस इन द future. So that's all for today. Thank you for watching. If you found this video informative, then don't forget to like, share, comment and subscribe for more legal insights and case summaries. See you next time.